दोस्तों हमारे डेली लाइफ में या फिर साइंटिफिक रिसर्च में कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसे सॉल्व करने में हमें काफी टाइम लगेगा या फिर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते। और इसी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट, क्योंकि उनकी साइंटिफिक रिसर्च के दौरान कैलकुलेशंस इतनी बड़ी हो जाती थी कि उनको सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगता था। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन को बनाने का सोचा जो इन कैलकुलेशंस को काफी फास्टली कैलकुलेट कर सकती थी। एंड 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसी मशीन को इन्वेंट कर लिया था जो ह्यूमंस के कंपैरिजन में इन प्रॉब्लम्स को काफी फास्टली सॉल्व कर सकती थी। तो क्योंकि अब ये मशीन क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी तो इसलिए इस मशीन का नाम क्लासिकल कंप्यूटर्स पड़ा। एंड फर्दर अदर साइंटिस्ट भी इस कंप्यूटर में काफी ज्यादा चेंजेस लाते गए जिससे वे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। और वर्ल्ड का अब तक का सबसे फास्टेस्ट क्लासिकल कंप्यूटर है फ्रंटियर। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी जिन्हें ये एडवांस क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना या फिर किसी लार्ज नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना। लेकिन फिर 20th सेंचुरी में कंप्यूटर साइंटिस्ट रिचर्ड फेमन एंड यूरी मैनिन ने ये प्रपोज किया कि अगर हम कंप्यूटर्स को क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर बना लेते हैं तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्लासिकल कंप्यूटर से भी तेज सॉल्व कर सकते हैं। एंड फाइनली 2019 में गूगल की एक टीम ने क्वांटम कंप्यूटर को बना लिया और इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम है साइकामोर। और गूगल के मुताबिक ये क्वांटम कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिर्फ 200 सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है, जिसे एक एडवांस क्लासिकल कंप्यूटर को सॉल्व करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का समय लगेगा। लेकिन जब एक्चुअली में क्लासिकल कंप्यूटर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया गया तो उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2.5 डेज का समय लगा। लेकिन वहीं गूगल का क्वांटम कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को सिर्फ 200 सेकंड में ही सॉल्व कर सकता है। तो देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स से काफी ज्यादा फास्टली वर्क करते हैं। तो अब ये क्वांटम कंप्यूटर्स इतनी फास्टली वर्क कैसे करते हैं, तो उसको जानने से पहले आपको क्वांटम फिजिक्स के 4 प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना होगा। दैट इज फर्स्ट इज सुपरपोजिशन, सेकंड इज क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड थर्ड इज इंटरफेरेंस एंड लास्ट वन इज क्वांटम डेकोहेरेंस। लेकिन इन सब से पहले आइए हम समझते हैं बिट्स और क्यूबिट्स के बारे में। सो अब देखो, एक कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 की लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। मींस जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसमें टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, राइट। और इन अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से ही हम डिफरेंट वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, एलिफेंट, एरोप्लेन, राइट। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें सिर्फ 2 अल्फाबेट्स होते हैं, दैट इज 0 एंड 1। और 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से ही हम डिफरेंट सिंबल्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए को हम बाइनरी लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं बिट्स की। सो अब देखो, कंप्यूटर को कुछ डाटा स्टोर करने की भी रिक्वायरमेंट होती है और वहीं जब हम किसी कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं तो उसको एक खाली स्पेस रिक्वायर्ड होगा, राइट, जिस पर वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सके। और ये खाली स्पेस कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है कंप्यूटर की मेमोरी। और ये कंप्यूटर की मेमोरी भी स्मॉल यूनिट से मिलकर के बनी हुई होती है और इन्हीं स्मॉल यूनिट्स को हम बोलते हैं बिट्स। अब इन बिट्स में कंप्यूटर डाटा को स्टोर या फिर प्रोसेस करने का काम करता है। और अब क्योंकि कंप्यूटर की एक बाइनरी लैंग्वेज होती है तो इन बिट्स में सिर्फ 0 एंड 1 की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, राइट। सो अब देखो, मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता हूँ, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्पेस रिक्वायर्ड होगा जिस पर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। और आपको ये स्पेस प्रोवाइड कर सकती है आपकी एक कॉपी, राइट। सो अब ये कॉपी या फिर पेज स्मॉल बॉक्सेस से मिलकर के बना हुआ होता है और इन बॉक्सेस में आप केवल एक सिंगल वैल्यू ही पुट कर सकते हो। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो इन्हीं बॉक्सेस को बिट्स बोलते हैं और कंप्यूटर में इन बिट्स में हम सिर्फ 0 एंड 1 की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सो अब यहाँ से आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो, आपके पास जितने ज्यादा पेजेस होंगे आप उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, राइट। ठीक इसी प्रकार जितनी ज्यादा कंप्यूटर की मेमोरी या फिर उसमें बिट्स होंगे उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वो कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। तो ये तो था क्लासिकल कंप्यूटर के बारे में। सो नाउ तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की। तो क्वांटम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर या फिर प्रोसेस करने का काम क्यूबिट्स करती हैं। सो अब बेसिकली एक बिट और क्यूबिट में ये डिफरेंस है कि एक बिट क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस होती है और वहीं एक क्यूबिट क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस होती है। मींस एक सिंगल क्यूबिट एक साथ ही 0 एंड 1 की वैल्यू को स्टोर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर 0 एंड 1 सुपरपोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो सुपरपोजिशन एक क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है
जिसे हम जल्दी डील करने वाले हैं। सो अब देखो एक क्यूबिट एक साथ ही 0 and 1 की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो अब आपके पास जितनी ज्यादा क्यूबिट्स होंगी आप एक्सपोनेंशियली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 2 बिट हैं 2 की पावर 2 दैट इज 4, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के नंबर को सॉल्व कर सकते हो। एंड सोचिए अगर हमने एक 2000 क्यूबिट वाला एक क्वांटम कंप्यूटर बना लिया तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, दैट इज 2 की पावर 2000। लेकिन वहीं क्लासिकल कंप्यूटर्स में जितनी ज्यादा कंप्यूटर में बिट्स होंगी उतनी ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है, मींस उतनी ही इस कंप्यूटर की पावर भी होगी। लेकिन वहीं क्वांटम कंप्यूटर में जितनी ज्यादा क्यूबिट्स होंगी तो उसकी पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी, राइट। सो नाउ अब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में यूज होने वाले क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की, जिसमें से फर्स्ट है सुपरपोजिशन। सो अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक क्वांटम पार्टिकल एक साथ 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। मींस जैसे कि अगर हम एक क्वांटम पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो एक साथ ही पार्टिकल नेचर को भी शो कर सकता है और वेव नेचर को भी शो कर सकता है, और इसे इलेक्ट्रॉन की सुपरपोजिशन स्टेट भी बोलते हैं। सो नाउ अब देखो मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता और उसे एयर में ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं एयर में उस कॉइन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता सकता कि वह हेड पर है या फिर टेल पर है, राइट। मींस वो एक साथ ही 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज हेड एंड टेल, और इस पोजीशन को कॉइन की सुपरपोजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं। सो नाउ अब इस कॉइन की एग्जैक्ट स्टेट को बताने के लिए मुझे इस कॉइन को कैच करना पड़ेगा, जिससे मैं एग्जैक्टली इस कॉइन की स्टेट को बता सकता हूँ कि ये कॉइन हेड पर है या फिर टेल पर है। एंड सिमिलरली हम एक क्वांटम पार्टिकल की एग्जैक्ट स्टेट को हम उसे ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। मींस जब हम किसी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपनी सुपरपोजिशन स्टेट को छोड़कर सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करने लगता है। सो अब क्वांटम फिजिक्स के इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्यूबिट्स भी एक साथ 2 वैल्यूज को कैरी करेंगी, दैट इज 0 and 1, राइट। सो नाउ अब क्वांटम फिजिक्स का सेकंड प्रिंसिपल आता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। सो अब देखो इंटेंगलमेंट का मतलब होता है लिंक करना या फिर कनेक्ट होना। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में जब कोई भी 2 क्वांटम पार्टिकल्स पास में आते हैं तो वो दोनों क्वांटम पार्टिकल्स अपनी प्रॉपर्टीज के बेस पर इंटेंगल्ड हो जाते हैं, और आपस में लिंक होने के बाद ये दोनों क्वांटम पार्टिकल्स सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। और अब अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस या फिर यूनिवर्स की अपोजिट एज पर भी रख दें और उसमें से किसी एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी को चेंज कर दें तो दूसरे पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी, और इसी को क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। सो अब देखो मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन कर रहा है। सो अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं पास लेकर आऊंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी प्रॉपर्टीज के बेस पर आपस में इंटेंगल्ड हो जाएंगे। और अब अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूनिवर्स की अपोजिट एज या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी सेपरेट कर दूं और इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं, जैसे कि एक अपवर्ड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को मैं डाउनवर्ड स्पिन कर दूं, तो उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो यूनिवर्स की अपोजिट एज पर है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड स्पिन करने लगेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन की स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर रही है, राइट। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी चेंज होने के बारे में इंस्टेंटली पता चल जाता है, और इससे वो एक सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। और इसी प्रकार साइंटिस्ट क्वांटम कंप्यूटर्स में भी क्यूबिट्स के बीच में क्वांटम रिलेशंस को जनरेट करती हैं, जिससे वो आपस में इंटेंगल्ड हो जाते हैं और एक सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, और इससे वो जल्दी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस। सो अब इंटरफेरेंस को जानने से पहले हमें वेव्स के बारे में समझना होगा। सो अब देखो वेव्स किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस होती हैं, और एक वेव को हम कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से इस वेव के अपर पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं और वहीं इसके लोअर पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। सो अब देखो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कोई भी 2 बॉडीज का आपस में कंबाइन होना। सिमिलरली क्वांटम फिजिक्स में जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स आपस में कंबाइन होती हैं तो उसी प्रोसेस को इंटरफेरेंस बोलते हैं। सो अब कंबाइन होने के बाद ये दोनों वेव्स एक ज्यादा इंटेंसिटी वाली वेव को प्रोड्यूस कर सकती हैं, या फिर ये दोनों वेव्स डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं। तो इसलिए इंटरफेरेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब कोई भी 2 वेव्स आपस में कंबाइन होती हैं तो इसमें एक वेव की क्रस्ट दूसरी वेव की क्रस्ट के साथ मिलती है। मींस ये दोनों वेव्स आपस में ओवरलैप करके एक ज्यादा इंटेंसिटी वाली वेव को फॉर्म कर देंगी। जैसे कि अगर हम एक साथ 2 लाइट बल्ब्स को जलाते हैं तो वहां से ज्यादा
ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है, राइट। क्योंकि दोनों बल्ब से निकलने वाली लाइट वेव्स आपस में कंबाइन होकर एक ज्यादा ब्राइटनेस वाली वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमें ज्यादा ब्राइटनेस नजर आ रही है। लेकिन वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव की क्रस्ट दूसरे वेव की ड्राफ्ट के साथ मिलता है। इससे ये दोनों वेव्स मिलकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई दो वाटर वेव्स आपस में टकराती हैं तो इन दोनों वेव्स के आपस में टकराने के बाद ये दोनों ही वेव्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो अब क्वांटम कंप्यूटर्स में ये इंटरफेरेंस प्रिंसिपल हेल्प करता है क्वांटम कंप्यूटर्स को एक राइट आंसर चूज करने में। मींस देखो, क्वांटम फिजिक्स में हमेशा प्रोबेबिलिटीज की बात होती है, राइट। और क्वांटम कंप्यूटर्स में इन डिफरेंट आंसर्स की प्रोबेबिलिटीज को वेव्स के फॉर्म में मेजर करते हैं और इनमें से जिन वेव्स की क्रस्ट ज्यादा होती है तो वो दोनों वेव्स आपस में कंबाइन होकर एक नई वेव को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि एक राइट आंसर होता है। लेकिन वहीं जिन वेव्स की लोअर क्रस्ट होती है तो उन आंसर्स की प्रोबेबिलिटीज भी काफी कम होंगी, तो इसलिए ऐसी वेव्स आपस में मिलकर डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं और इसलिए इंटरफेरेंस प्रिंसिपल की बेस पर क्वांटम कंप्यूटर्स एक राइट आंसर को चूज करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज क्वांटम डिकोहेरेंस। सो अब देखो, मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये बताया था कि एक क्वांटम ऑब्जेक्ट हमेशा दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है और अगर हमें उसे सिंगल स्टेट में मेजर करना है तो हमें उसे ऑब्जर्व करना होगा, राइट। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने का मतलब सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि टेम्परेचर चेंज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। मींस अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो वहाँ पर भी एक क्वांटम ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्टेट के साथ एग्जिस्ट करेगा और जब हम एक क्वांटम ऑब्जेक्ट को उसकी सुपरपोजिशन स्टेट से एक सिंगल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसी प्रोसेस को क्वांटम डिकोहेरेंस बोलते हैं। सो अब बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर्स में इस प्रिंसिपल का कोई भी यूज नहीं है, बल्कि ये एक क्वांटम कंप्यूटर्स की लिमिटेशन है जिसकी हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सो नाउ अब क्वांटम फिजिक्स के इन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद तो आइए अब हम समझते हैं कि एक क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से कैसे तेज वर्क करता है। सो अब इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ट्रैप का एग्जांपल लेता। सो अब जैसे कि ये एक ट्रैप है, राइट। सो और अब मुझे ये फाइंड करना है कि किस रास्ते पर चलकर मैं इस ट्रैप से बाहर निकल सकता हूँ। तो अब अगर हम इस प्रॉब्लम को क्लासिकल कंप्यूटर से सॉल्व करवाते हैं तो वो एक एक करके इन सभी पाथ को चेक करेगा और जहाँ पर वो इस ट्रैप से निकलने में फेल हो गए उस पाथ को वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा और जब उसे वो एक राइट पाथ मिल जाएगा तो वो उस पाथ को शो करेगा। लेकिन वहीं अगर हम इस प्रॉब्लम को एक क्वांटम कंप्यूटर से सॉल्व करवाते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर्स के क्यूबिट्स हर एक पाथ को एक एक करके चेक करने की बजाय वो क्यूबिट्स एक साथ ही सारे पाथ्स को चेक कर लेंगे और जिन पाथ्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो अगेन वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होकर एक राइट पाथ शो होगा। लेकिन वहीं जो गलत रास्ता है उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो आंसर कैंसिल हो जाएगा। मींस क्वांटम कंप्यूटर एक साथ ही सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने की वजह से ही क्लासिकल कंप्यूटर से काफी फास्ट वर्क करते हैं। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ अब एक बार गूगल के क्वांटम कंप्यूटर को भी ऑब्जर्व करते हैं। सो अब ये देखो, ये है गूगल का क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर, जो कि एक क्लासिकल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग दिख रहा है। सो अब इस कंप्यूटर का ऐसा डिजाइन डिकोहेरेंस प्रिंसिपल को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया। मींस देखो, अगर हमें एक क्वांटम कंप्यूटर बनाना है तो हमें उसके लिए क्यूबिट्स चाहिए, राइट। और ये क्यूबिट्स क्वांटम स्टेट में तभी तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक ये एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट ना हो जाए और एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट होते ही ये क्यूबिट्स भी बिट्स की तरह ही परफॉर्म करने लगेंगे क्योंकि उनका सुपरपोजिशन स्टेट कोलैप्स हो जाएगा। सो नाउ अब एक क्यूबिट को मेंटेन करने के लिए हमें 0 डिग्री केल्विन मींस -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा, जो कि यूनिवर्स का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। और साथ ही इन क्वांटम कंप्यूटर्स में प्रेजेंट क्यूबिट्स को हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रिवेंट करना होगा और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करने से बचाना होगा। तो इन्हीं सभी कंडीशंस को प्रोवाइड करने के लिए इस क्वांटम कंप्यूटर में डिफरेंस डिवाइसेस लगाए गए हैं जो ऐसी कंडीशंस को प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि इस क्वांटम कंप्यूटर का आउटर मोस्ट पार्ट एक रेफ्रिजरेटर है जो क्यूबिट्स को लगभग 0 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली अब इन क्वांटम कंप्यूटर्स को तो साइंटिस्ट ही यूज कर सकते हैं क्योंकि पर्सनली इनको मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और वैसे अगर ये क्वांटम कंप्यूटर सक्सेसफुली बिल्ट हो गए तो हम वेदर प्रिडिक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल केमिस्ट्री की फील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ओवरऑल इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं
जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज एंड कंट्रीज ने इन क्वांटम कंप्यूटर्स पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। सो नाउ अब अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डेप्थ में जानना है तो आप इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। और वहीं अगर आपको आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना है कि आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को कैसे इवॉल्व किया, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने सभी टॉपिक्स को डीपली कवर किया हुआ है।